गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, एजेंसी टॉपिक बेटा हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। अगला एक सेक्शन देखते हैं बेटा, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। बेटा बहुत सिंपल सा है, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। हेडिंग लिखो, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। मतलब बेटा कहने का मतलब पता क्या है बेटा, जो प्रिंसिपल है उसने एजेंट को, ध्यान से सुनना बेटा, बेटा प्रिंसिपल ने ना एजेंट को अपॉइंट किया है कुछ एक्ट करने के लिए, है ना। या फिर हो सकता है प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए अपॉइंट किया हो। तो बेटा बिजनेस इज अ ब्रॉडर वर्ड, एक्ट इज अ कंसाइज वर्ड। तो हो सकता है प्रिंसिपल ने एजेंट को सिर्फ कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया हो, या हो सकता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को पूरा एक बिजनेस रन करने के लिए क्या करा हो, अपॉइंट। अब बेटा सेक्शन जो है ये आपका 188, ये आपको क्या कहता है कि एजेंट 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 को जिस एक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, एजेंट उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहे तो वो जा सकता है। मतलब वो अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी वो एक्सरसाइज करता है बेटा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट एक्ट। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया है तो उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए एजेंट किसी भी हद तक बेटा जा सकता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं किसी भी हद तक जा सकता है तो दैट, उसका मतलब होता है बेटा लॉफुल। आप कोई अनलॉफुल काम नहीं करोगे। तो सेक्शन 188 साफ साफ एक बात कहता है, अगर प्रिंसिपल ने आपको किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट करा है तो उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद जो आपको करना पड़े आप कर सकते हो। जो भी करना दायरे में रह के करना, जो भी करना लॉफुल करना, कोई भी अनलॉफुल काम मत करना। सेम बेटा, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी बिजनेस को रन करने के लिए अपॉइंट किया है बेटा, तो याद रखना एजेंट उस बिजनेस को रन करने के लिए बेटा जो जो करना चाहे, जिस हद तक जाना चाहे वो जा सकता है बेटा। वो पूरी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। बस जो भी करना वो क्या करना, लॉफुल करना बेटा। जैसे बेटा मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके बता देता हूं आपको। जैसे बेटा इमेजिन करो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा, ठीक है। प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, पता है किस पर्पस के लिए बेटा, टू रिकवर अ डेट फ्रॉम एक्स, टू रिकवर अ डेट फ्रॉम एक्स, ताकि एक्स से पैसा रिकवर करा जा सके। तो बेटा ए थर्ड पार्टी से पैसा रिकवर करने के लिए बेटा इस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बच्चे जो जो करना चाहे वो कर सकता है। जिस हद तक वो जाना चाहता है इस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए वो हर वो काम कर सकता है ताकि वो इस डेट को एक्स से क्या कर पाए, रिकवर। बस बेटा याद रखना जो भी काम आप करोगे ना बेटा वो लॉफुल करना, दायरे के, कानून के दायरे के अंदर रह के बेटा काम करना, कानून को हाथ में मत लेना। तो जो भी काम करना बेटा वो लॉफुल करना। अब ऐसा मत करना कि डेट लेना है, आपने उसे पेल दिया, आपने उसे जाके, वो काम नहीं करना बेटा, हड्डी पसली तोड़ दी उसकी, ये काम नहीं करना, अनलॉफुल काम है।
तो याद रखना, एक्ट को परफॉर्म करने के लिए एजेंट किसी भी अथॉरिटी तक जाना चाहे वो जा सकता है, कुछ भी अथॉरिटी बेटा वो एक्सरसाइज कर सकता है, बस जो भी करेगा वो लॉफुल होगा। ऐसे ही बेटा अब सुनो, अब प्रिंसिपल ने एजेंट को पूरा एक बिजनेस रन करने के लिए अपॉइंट किया है। बेटा प्रिंसिपल तो रहता है शहर से बाहर, तो उसने एक केयर टेकर अपॉइंट कर दिया जो उसके एब्सेंस में उसकी शॉप को बेटा मैनेज करेगा। तो सेक्शन 188 कहता है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए ए हर वो काम कर सकता है जो वो अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए करता। जैसे वो परचेजेस कर सकता है, वो सेल्स कर सकता है, वो वर्कर्स को हायर कर सकता है, वो हर वो काम कर सकता है, पैसा रिसीव कर सकता है, पैसा पे कर सकता है, वो हर वो काम कर सकता है बेटा जो कोई भी पर्सन अपना बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए करेगा। बस जो भी करना बेटा वो कानून के दायरे के अंदर रह के करना बेटा, लॉफुल करना, कोई भी अनलॉफुल चीज मत करना बेटा। तो एजेंट के पास बेटा दायरे के अंदर रह के पूरी अथॉरिटी होती है बेटा, एक्ट को परफॉर्म करने की या बिजनेस को कैरी ऑन करने की। मेरे ख्याल से बच्चे सिंपल था, कॉपी करो बेटे। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ बेटा अगले टॉपिक पे और पढ़ लें। वेयर एजेंट इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट, an agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act। तो उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बेटा जो जो करना पड़ेगा मैं हर वो चीज करूंगा बेटा, बस लॉफुल होनी चाहिए। Where agent is employed to carry on a business, an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business। परचेज कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, वर्कर्स को रिक्रूट कर सकता हूं, उनको सैलरी दे सकता हूं, सेल्स का पैसा ले सकता हूं, परचेज दे सकता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता हूं, एंडोर्स कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं, हर वो काम कर सकता हूं बेटा जो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जरूरी है बेटा, लेकिन दायरे के अंदर रह के काम करना है। बात समझ आई सबको? चलो बेटा अगला आता है असेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन। तो बेटा वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में रैटिफिकेशन बेटा थोड़ा सा मैंने केस समझाया था, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। बेटा रैटिफिकेशन का मतलब था टू अप्रूव, एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट और अप्रूव। लिखो बेटा टू एक्सेप्ट और अप्रूव। सुनो बेटा मैं आपको ना फिर से बेटा एक एग्जाम्पल बना के बता रहा हूं रेटिफिकेशन का, देखना बेटा। प्रिंसिपल बचे एजेंट, ठीक है, और ये है बेटा कोई थर्ड पार्टी एक्स। बेटा अब क्या हुआ, सुनो, अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है। अच्छा अपॉइंट करने का बेटा पर्पस क्या है, पर्पस क्या है? प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी है कि तू मेरे बिहाफ पे क्या कर सकता है, परचेजेस, ठीक है। लेकिन लेकिन जो तू परचेजेस करेगा ना वो मार्केट प्राइस पे करियो बेटा, मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से ऊपर पैसा नहीं देना है, मार्केट प्राइस पे परचेज करियो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा मेरे को। बात समझ आई? लेकिन बेटा ए था मोटी बुद्धि का बेटा, बात तो समझ आई नहीं।
उसने बेटा एक्स से करी परचेजेस अबव मार्केट प्राइस, उसने ए से एक्स से परचेज करी अबव मार्केट प्राइस। तो वैसे तो बेटा देखा जाए तो प्रिंसिपल के पास अब दो रास्ते बेटा होते हैं, दो रास्ते। या तो बेटा वो इस ट्रांजैक्शन को, इस एक्ट को ओन कर ले, मतलब अप्रूव कर दे, या वो इस एक्ट को बेटा डिस ओन कर दे यानी रिजेक्ट कर दे। तो या तो वो ए के इस एक्ट को अप्रूव कर दे, एक्सेप्ट कर दे, रेटिफाई कर दे, या वो इसे डिसओन कर दे, रिजेक्ट कर दे। अब बेटा उसने क्या करा, उसने इस एक्ट को ओन कर लिया, मतलब उसने कहा चल कोई बात नहीं, आगे से मत करियो, ठीक है, इस बार तूने परचेजेस मार्केट प्राइस से ऊपर करी है, कोई बात नहीं, मैं तेरे एक्ट को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तेरे को लायबल नहीं ठहराऊंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखियो, ठीक है, पक्का। और एक बात याद रखना बेटा, पी ने इस एक्ट को क्या कर दिया, रेटिफाई, तो बेटा पी फिर थर्ड पार्टी के प्रति क्या हो जाता है बेटा, लायबल हो जाता है। हेंस पी इज लायबल टू एक्स। तो पी लायबल हो गया बेटा एक्स को, क्योंकि उसने ए के इस एक्ट को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, इस बार तो मैं माफ करता हूं तेरे को, अगली बार से ना हो। तो उसने इस एक्ट को क्या कर लिया बेटा, रेटिफाई। दिस इज नोन एज बेटा रेटिफिकेशन। लेकिन बेटा आपको ना रेटिफिकेशन के भी कुछ रूल्स आपको बता रखे हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स आपको रेटिफिकेशन के बता रखे हैं, वो बेटा हमें पढ़ने हैं। आओ मेरे साथ साथ। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन, देखो पहला, full knowledge. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. In other words, principal must have full knowledge of all material facts. मैं आपको समझाता हूं बेटा। अब बेटा ratification को valid तभी माना जाएगा जब कुछ essential elements बेटा फुलफिल हो जाए, तभी रैटिफिकेशन को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो बेटा रैटिफिकेशन इनवैलिड हो जाएगी। असेंशियल एलिमेंट्स का पूरा होना बेटा जरूरी है इन ऑर्डर टू कंसिडर दैट रैटिफिकेशन एज वैलिड। और पहला असेंशियल एलिमेंट है बेटा फुल नॉलेज। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि रैटिफिकेशन को वैलिड तभी माना जाएगा जब प्रिंसिपल को उस एक्ट के बारे में सारे मटेरियल फैक्ट्स पता हैं। बेटा सुनो सुनो बेटा, शर्त क्या है, ये वो एक्ट है, लॉ कहता है रैटिफिकेशन को वैलिड तभी माना जाएगा जब प्रिंसिपल को इस एक्ट के बारे में सारे मटेरियल फैक्ट्स की क्या है, नॉलेज। तो बेसिकली बेटा प्रिंसिपल को नॉलेज होनी चाहिए बेटा किसकी, मटेरियल फैक्ट्स की, इस एक्ट के सारे मटेरियल फैक्ट्स की बेटा नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर अगर एजेंट ने प्रिंसिपल से कोई बात छुपाई है तो बेटा उस रैटिफिकेशन को वैलिड माना नहीं जा सकता। एजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि बेटा वो प्रिंसिपल को इस एक्ट के बारे में सारे, इस एक्ट के जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है ना, सबकी बेटा फुल नॉलेज प्रोवाइड करे प्रिंसिपल को, तभी बेटा इस एक्ट को क्या माना जाएगा, वैलिड। अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूं ना, सुनो, इस वाले केस में एग्जांपल बेटा मैं सेम रख रहा हूं, एग्जांपल सेम एज अबव। बेटा अब इस वाले एग्जांपल में ना बेटा एजेंट ने प्रिंसिपल से बेटा एक बात छुपाई, और पता है क्या बात, बेटा एजेंट ने कायदे में ये परचेजेस अबव मार्केट प्राइस करी ही नहीं थी। इनफैक्ट बेटा
एजेंट ने कोई परचेज करी ही नहीं थी। एजेंट ने पता है क्या करा था बेटा? एजेंट ने प्रिंसिपल को सामान सप्लाई अपने स्टॉक में से कर दिया था। बेटा उसने सामान खरीदा था एजेंट ने 100 रुपए का, और उसने प्रिंसिपल को बताया कि मैंने तो मार्केट प्राइस से ऊपर का खरीदा है। मार्केट प्राइस 125 रुपए थी बेटा, और उसने बताया कि मैंने 130 रुपए का खरीदा है। मतलब बात समझो, एजेंट ने एक बहुत बड़ा मटेरियल फैक्ट प्रिंसिपल से छुपाया, और वो क्या है? कायदे में बेटा उसने एक्स से कोई परचेज करी ही नहीं थी। उसने तो ये जो सामान सप्लाई किया है ना प्रिंसिपल को, ये सामान सप्लाई उसने अपने स्टॉक में से करा था, और प्रिंसिपल को बताया कि मैंने तो परचेज किया है, वो भी मार्केट प्राइस से ऊपर का। तो सुनो, उसने क्या बात छुपाई? ए did not tell principal that 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 he had made no purchases. In fact, he had made no purchases. In fact, he had supplied supplied goods to P from his own stock. तो उसने कायदे में बेटा कोई परचेज करी ही नहीं है, करी ही नहीं थी उसने कोई परचेज। उसने तो पी को सामान सप्लाई अपने स्टॉक में से ही कर दिया था, और उसको बताया कि मैंने मार्केट प्राइस से ऊपर की परचेज करी है। बेटा इस रेटिफिकेशन को वैलिड माना नहीं जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रेटिफिकेशन बाय पी shall not be considered, ratification by B shall not be considered valid। तो रेटिफिकेशन को बेटा वैलिड माना नहीं जाएगा। बात बताओ बेटा, समझ आई? तो बेटा याद रखना, प्रिंसिपल जिस एक्ट को रेटिफाई कर रहा है बेटा, उस एक्ट के बारे में सारी नॉलेज उस प्रिंसिपल को होनी चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स की नॉलेज उस प्रिंसिपल को होनी चाहिए, तभी तो बेटा रेटिफिकेशन को वैलिड माना जाएगा। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल से कोई बात छुपाई है तो बेटा रेटिफिकेशन वैलिड हो ही नहीं सकता, एजेंट को लायबल माना जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला क्या कहता है हमारा? सिंपल बात बेटा, लॉफुल एक्ट। देखो, ओनली दोज acts which are lawful can be ratified, void, illegal और अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। याद रखना, सिर्फ कौन से एक्ट्स बेटा रेटिफाई हो सकते हैं? जो वैलिड है। अगर एजेंट ने कोई एक्ट कमिट किया है विच इज वॉइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड। अनलॉफुल है मतलब इलीगल है, कैन नॉट बी रेटिफाइड। अल्ट्रा वायरस है मतलब, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड पावर्स। कंपनी के केस में, कंपनीज एक्ट में पढ़ा था ना, अल्ट्रा वायरस विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर ऐसा कोई एक्ट है तो बेटा प्रिंसिपल उसे रेटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड भी बेटा सिंपल है, it must be done for whole transaction. In fact, ratification of part of the transaction operates as a ratification of the whole transaction। बेटा एक बात याद रखना, ratification या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। बेटा रेटिफिकेशन आधा, क्वार्टर, पौना ऐसे नहीं होता है बेटा। तो आपको अगर रेटिफाई करना है तो पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करो, नहीं तो मत करो। ठीक है। अगर आप आधी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करते हो जो आपके बेनिफिट के लिए है, और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है वो आप रेटिफाई नहीं करते, तो बेटा याद रखना उसे पूरी ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन माना जाएगा। मतलब रेटिफिकेशन ऑफ पार्ट ट्रांजैक्शन अमाउंट्स टू रेटिफिकेशन ऑफ फुल ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शन रेटिफाई कर ली जो आपके बेनिफिट की है, और वो ट्रांजैक्शन रेटिफाई नहीं करी जो आपके बेनिफिट की नहीं है, तो माना जाएगा कि आपने पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई एक्सेप्ट अप्रूव किया है। नो डैमेजेस टू
थर्ड पार्टी। बेटा एक बात और याद रखना, आपकी वजह से ना, आपके रेटिफिकेशन की वजह से बेटा थर्ड पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब रेटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई हार्म ना पहुंचे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। डी पॉइंट, नो डैमेज टू थर्ड पार्टी। तो बेटा रैटिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखो बेटा। प्रिंसिपल, एजेंट, और ये बेटा थर्ड पार्टी है एक्स। थर्ड पार्टी एक्स। बेटा अब क्या हुआ सुनो। बेटा अब ये ना जो प्रिंसिपल था ना, जो प्रिंसिपल था बेटा, उसने ना थर्ड पार्टी को अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा लीज पे दे रखी थी। प्रिंसिपल ने बेटा थर्ड पार्टी को, ठीक है, अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा किस पे दे रखी थी? लीज पे दे रखी थी। और बेटा दोनों के बीच में ना जो लीज का अग्रीमेंट था, जो लीज डीड थी बेटा, उस लीज अग्रीमेंट में पता है क्या लिखा था? कि प्रिंसिपल पी जब मर्जी चाहे ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है, लेकिन 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 3 महीने पहले बताना पड़ेगा। मतलब 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो डीड में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको अगर ये प्रॉपर्टी खाली करवानी है तो आपको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब 3 महीने पहले आपको इस बात की सूचना एक्स को देनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी को देनी पड़ेगी। ये साफ साफ बेटा उस अग्रीमेंट में लिखा था। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? अब क्या हुआ? प्रिंसिपल ने बेटा एजेंट को अपॉइंट करवाया। ठीक है, किस पर्पस के लिए? प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, नोटिस देने के लिए। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करवाया टू 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 सर्व नोटिस ऑन एक्स एंड गेट द प्रॉपर्टी फ्री, एंड गेट द प्रॉपर्टी फ्री। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी कि वो नोटिस सर्व कर सकता है थर्ड पार्टी को, एक्स को, और अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। लेकिन बेटा ये जो एजेंट था, इसने क्या करा? 3 महीने का नोटिस नहीं दिया। 3 महीने का नोटिस नहीं दिया और वो प्रॉपर्टी को बेटा खाली करवाने पहुंच गया। तो ए विदाउट गिविंग नोटिस, विदाउट सर्विंग नोटिस, विदाउट सर्विंग नोटिस गेट्स द प्रॉपर्टी फ्री। तो ए ने बिना नोटिस दिए बेटा प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया? फ्री करवा दिया। ठीक है, एक्स को जाके वहां पर धमकाया धुमकोया, उसने प्रॉपर्टी बेटा खाली कर दी। बात समझ आई? पक्का? अब बेटा सुनो सुनो, अब बेटा लॉ क्या कहता है? अब मेरे को पहले एक बात बताओ, ए ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया या नहीं? अथॉरिटी के बाहर जाके काम करा, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको कहा था नोटिस देना, 3 महीने का नोटिस देना, फिर खाली करवाना। लेकिन बिना नोटिस दिए उसने प्रॉपर्टी खाली करवा ली। इसका मतलब उसने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया। तो बेटा लॉ क्या कहता है? अगर एजेंट अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है तो प्रिंसिपल चाहे तो वो एक्ट क्या कर सकता है? रेटिफाई। तो प्रिंसिपल ने बेटा उसके एक्ट को क्या कर दिया? रेटिफाई कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा चल अब करवा ली खाली तो करवा ली, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कह रहा है खाली करवा ली तो करवा ली, कोई बात नहीं, देख लेंगे आगे क्या होता है। लेकिन बेटा इस रेटिफिकेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि इस रेटिफिकेशन की वजह से नुकसान पहुंच रहा है बेटा। किसको? थर्ड पार्टी को बेटा नुकसान पहुंचता है, यानी मिस्टर एक्स को।
इस रेटिफिकेशन की वजह से क्या पहुंच रहा है, नुकसान, तो बेटा इस रेटिफिकेशन को वैलिड माना नहीं जाएगा, इट विल बी एन इनवैलिड रेटिफिकेशन। समझ आई बेटा बात सबको? कॉपी कर लो। तो याद रखना, प्रिंसिपल जो भी एक्ट एजेंट का रेटिफाई करेगा उसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। अगर आपके रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो आपका रेटिफिकेशन बेटा इनवैलिड होगा। समझ आए बेटे सबको? चलो आगे देखते हैं। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। द एक्ट्स डन बाय अ पर्सन दैट इज प्रिटेंडेड एजेंट। प्रिटेंडेड एजेंट मतलब जो ऑल्दो एजेंट है नहीं लेकिन अपने आप को वो शो कर रहा है कि मैं इस पर्सन का क्या हूं, एजेंट। द एक्ट्स डन बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन कैन बी रेटिफाइड। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दूसरा पर्सन जब पहले पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्ट करता है जिसकी अथॉरिटी उसके पास नहीं है तो उस एक्ट को प्रिंसिपल क्या कर सकता है बेटा, रेटिफाई कर सकता है। एक्ट विद इन प्रिंसिपल्स पावर, ratification can be made only for such acts which the principal had the power to do। बेटा रेटिफिकेशन उन्हीं एक्ट्स का होता है जिस जिस एक्ट में एंटर करने की पावर खुद प्रिंसिपल के पास थी। बेटा एक बात बताओ, आप अप्रूव, आप एक्सेप्ट ऐसी ही तो ट्रांजैक्शन करोगे जो आप खुद कर सकते हो। अब मेरे को बताओ, जो आप खुद ही नहीं कर सकते उसे क्या रेटिफाई करोगे बेटा? अगर आप खुद गलत हो तो आप दूसरे को गलत कैसे बोल सकते हो बेटा? तो रेटिफिकेशन तो उसी चीज का होगा ना जो आप खुद कर सकते हो। by the principal, ratification can be made only by such person for whom the act was done। मतलब प्रिंसिपल ही रेटिफाई कर सकता है। प्रिंसिपल मस्ट हैव contractual capacity both at the time of entering into a contract and at the time of ratification। मतलब he must be competent to contract both at the time of entering into contract and at the time of ratification he must be competent to contract। incompetent नहीं होना चाहिए बेटा। The principal must be in existence at the time when act was done in his name। मतलब डेथ ना हो गई हो प्रिंसिपल की जब एक्ट किया गया था। Communication, ratification must be communicated to the third party so as to bind him। तो बेटा ratification जब भी प्रिंसिपल करेगा इसकी एक सूचना बेटा थर्ड पार्टी को दी जाएगी, ठीक है। Ratification must be made within a reasonable time of the act purported to be ratified। तो एक सीमित समय के लिए, सीमित समय के अंदर अंदर आपको बेटा रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो पॉइंट सिंपल है हमारे रेटिफिकेशन में। को बताओ जो मेन थे वो हमने बेटा डिटेल में डिस्कस कर लिए, पक्का क्लियर है? आओ बेटा अगले टॉपिक पे, काइंड्स ऑफ एजेंट। इसमें भी बेटा मेन तो मेरे को बस दो ही केस डिस्कस करने हैं, बाकी तो सिंपल सिंपल है। स्पेशल एजेंट बेटा, नाम से भी पता चल रहा है स्पेशल एजेंट मतलब इसको आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट कराया है। जैसे हमने आज की क्लास में पहला एग्जांपल किया था ना, मैंने एजेंट को अपॉइंट किया था टू रिकवर अ सर्टेन डेट फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो वो बताओ स्पेशल एजेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि उसे एक स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है। एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट। तो अगर आपने एजेंट को किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया है तो वो स्पेशल एजेंट है। बेटा स्पेशल एजेंट की अथॉरिटी ना लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों? उसकी अथॉरिटी बेटा सिर्फ उतने एक्ट की है, उतने एक्ट के रिस्पेक्ट में है जो एक्ट उसे बेटा परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। उसकी अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं है, उसकी अथॉरिटी सिर्फ उस एक्ट के रिस्पेक्ट में है जो एक्ट उसको बेटा परफॉर्म करने के लिए दिया गया है। ही कैन नॉट बाइंड द प्रिंसिपल इन एनी मैटर अदर देन फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। याद रखना, अगर वो एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे कोई और काम करता है बेटा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ स्पेशल एजेंट कम्स टू एन एंड एज सून एज द एक्ट फॉर विच ही इज अपॉइंटेड इज कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया गया था जैसे ही वो पर्पस खत्म होगा बेटा अथॉरिटी ऑफ स्पेशल एजेंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ आया सबको? अब बेटा अगर मैं पूछूं जनरल एजेंट क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है
जनरल एजेंट को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट नहीं करा जाता है बेटा। जैसे दूसरा वाला एग्जांपल याद करो जो आज की क्लास हमने डिस्कस करी थी। मैंने एजेंट को अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को रन करने के लिए अपॉइंट करा है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कोई स्पेशल एजेंट नहीं है बेटा, वो जनरल एजेंट है, क्योंकि वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में हर उस ट्रांजैक्शन में एंटर हो सकता है जो प्रिंसिपल एंटर हो सकता था। मतलब वो परचेज भी कर सकता है, वो सेल्स भी कर सकता है, वो हायर भी कर सकता है वर्कर्स को, वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ, एंडोर्स, एक्सेप्ट, वो हर वो काम कर सकता है जो प्रिंसिपल उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए कर सकता था। तो an agent who is employed to do all acts connected with a particular business of the principal. General agent has the authority to bind his principal with all acts connected with the business for which he is employed. याद रखना, एजेंट हर उस एक्ट के लिए, एजेंट के हर उस एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा बेटा जो उस बिजनेस से रिलेटेड है, जो उस बिजनेस के रिलेशन में एजेंट ने किया है, हर उस एक्ट के लिए बेटा लायबल होगा। द अथॉरिटी ऑफ जनरल एजेंट कम्स टू एन एंड, डज नॉट कम टू एन एंड अंटिल इट इज पुट टू एन। बेटा जनरल एजेंट की जो लायबिलिटी है ना, वो बेटा चलती जाती है, चलती जाती है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट बेटा प्रिंसिपल और एजेंट का खत्म ना किया जाए। स्पेशल एजेंट की अथॉरिटी बेटा खुद ब खुद खत्म हो जाती है, जैसे वो पर्पस कंप्लीट हुआ, जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, वैसे ही उसकी लायबिलिटी खत्म। लेकिन जनरल एजेंट की लायबिलिटी तब तक खत्म नहीं होती बेटा जब तक उसे खत्म किया ना जाए। अच्छा, यूनिवर्सल एजेंट, बेटा यूनिवर्सल एजेंट मोर और लेस जनरल एजेंट जैसा ही है। एन एजेंट हु इज ऑथराइज टू डू ऑल एक्ट्स विच द प्रिंसिपल कैन लॉफुली डू और डेलीगेट। बेटा अब यूनिवर्सल एजेंट ना, यूनिवर्सल एजेंट मतलब पता है क्या हुआ बेटा, जनरल एजेंट से भी बड़ा, स्पेशल एजेंट छोटा, जनरल एजेंट बड़ा, यूनिवर्सल बहुत बड़ा। मतलब बेटा यूनिवर्सल एजेंट हर वो एक्ट कर सकता है जो बेटा प्रिंसिपल कर सकता है। मतलब आप समझो कि मैंने एक पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट करा, बेटा वो हर वो एक्ट कर सकता है, हर वो एक्ट जो बेटा मैं कर सकता हूं। मैंने किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं अपॉइंट किया है, किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट नहीं करा। मैंने कहा आज से तू मेरी जिंदगी जिएगा, मतलब तू हर वो काम कर सकता है जो वैसे मैं कर सकता था। आज से तू मेरी जिंदगी जाके जी। दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एजेंट। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अगला अगला आता है आपका मर्केंटाइल और कमर्शियल एजेंट। बेटा मर्केंटाइल एजेंट बेटा आप बेसिकली आपके बिजनेस का ही एजेंट होता है। जैसे हमने ऊपर जनरल एजेंट किया था ना, मोर और लेस वैसा ही होता है। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एन एजेंट जो गुड्स को सेल करता है आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे गुड्स कंसाइन कर सकता है, आपके गुड्स बिहाफ पे गुड्स परचेज कर सकता है, बोरो कर सकता है मनी, आपके गुड्स को प्लेज कर सकता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे बेटा कंसाइनी था, कंसाइनी मोर और लेस एक तरह से बेटा आपका मर्केंटाइल एजेंट है, जो आपके बिहाफ पे गुड्स परचेज कर सकता है, जो आपके बिहाफ पे गुड्स सेल कर सकता है। ठीक है। अच्छा बेटा, नॉन मर्केंटाइल, एन एजेंट हु डज नॉट डील इन मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन, वो सेल परचेज में बेटा डील नहीं करता है। दीज इंक्लूड अटॉर्नीज, सॉलिसिटर्स, गार्जियंस, प्रमोटर्स, वाइफ एटसेट्रा। बेटा जैसे ना जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं करता है, परचेज, सेल, वर्कर को हायर करना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना, मनी बोरो करना, लोन देना, इन सब काम नहीं करता है बेटा। वो बेसिकली बेटा एक तरह से बोलूं ना, वो सर्विसेज देता है, वो गुड्स में नहीं डील करता, वो सर्विसेज देता है मोर और लेस। जैसे बेटा, जैसे आपने किसी लॉयर को अपना एजेंट बनाया बेटा टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज, तो बेसिकली आपने एक एजेंट अपॉइंट करा जो बेसिकली पेशे से बेटा एडवोकेट है, लॉयर है, वो आपके बिहाफ पे आपके सारे लीगल मैटर्स को क्या करेगा, हैंडल करेगा। तो बेटा याद रखना वो आपका नॉन मर्केंटाइल एजेंट है, वो परचेजेस, सेल, मनी बोरो करना, मनी लोन देना, उन सब में डील नहीं करता। इवन बेटा आपकी जो वाइफ है वो भी बेटा एक नॉन मर्केंटाइल एजेंट है। अच्छा,
डेल क्रेडियर एजेंट तो खैर बेटा आपने कंसाइनमेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। याद करो डेल क्रेडियर एजेंट बेटा कौन सा होता था। बेटा डेल क्रेडियर एजेंट एक तरह से आपका ना मर्केंटाइल एजेंट ही होता है, जो बेसिकली क्या करता है, आपको पैसे की गारंटी देता है। डेल क्रेडियर एजेंट आपको पैसे की क्या देता है, गारंटी। मतलब वो कहता है कि मैं जो सेल करूंगा ना, मैं जो सेल करूंगा, एक एक पैसा, एक एक पाई आपको लाके दूंगा, एक रुपए का बैड डेट नहीं होने दूंगा। मतलब एक बात समझो, मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, डेल क्रेडियर एजेंट, उसने 5 लाख का सामान बेचा, मैंने उसको 5 लाख का सामान भेजा, उसने ये 5 लाख का सामान आगे बेचा 6 लाख का। अब सुनो, कस्टमर से कितना पैसा आना है बेटा, 6 लाख। आपका डेल क्रेडियर एजेंट आपको इस बात की गारंटी देता है कि एक रुपए का भी बैड डेट मैं होने नहीं दूंगा। एक एक रुपया, 6 लाख का 6 लाख मैं आपके हाथ पे आके रखूंगा। मतलब आपको ना लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स नहीं होने दूंगा। इस बात की गारंटी आपको डेल क्रेडियर एजेंट देता है। लेकिन बेटा इसके बदले वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करता है, जिसको हम नाम डेल क्रेडियर कमीशन हम देते हैं। तो बेसिकली बताओ डेल क्रेडियर एजेंट कौन है बेटा, जो आपको पैसे की गारंटी देता है, जो आपको गारंटी देता है कि मैं आपको बैड डेट्स का लॉस होने नहीं दूंगा, एक एक पाई मैं आपके हाथ पे आके रखूंगा। ठीक है, बदले में मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, जिसे हम नाम क्या देते हैं बेटा, डेल क्रेडियर कमीशन। ठीक है, तो ही ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ अ गारंटर एज वेल एज एन एजेंट। तो बेटा एक तरह से वो गारंटी भी दे रहा है आपको कि मैं आपको गारंटी देता हूं, स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूं कि मैं आपको पूरा पैसा आपका लाके दूंगा, एक रुपए का बैड डेट मैं आपको होने नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, फिर प्रिटेंडेड एजेंट, तो ये तो मैंने अभी बताया था। A person who untruly represents himself to be an authorized agent of another and thereby induces a third party to deal with him is called a pretended agent। बेटा एक तरह से देखा जाए ना, सुनो बेटा, एक तरह से देखा जाए तो प्रिटेंडेड एजेंट कौन होता है बेटा, प्रिटेंडेड एजेंट वो है जो एक्चुअल में आपका एजेंट नहीं है, एक्चुअल में एजेंट नहीं है, लेकिन वो जमाने के सामने, दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल का क्या हूं, एजेंट हूं। पक्का, उसे हम नाम देते हैं बेटा प्रिटेंडेड एजेंट। तभी मैंने बेटा अभी बताया था आपको। अब एक बात बताओ, कोई पर्सन है बेटा जो आपका एजेंट नहीं है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एजेंट, और उसने थर्ड पार्टी से क्या कर ली, परचेजेस मेरे नाम पे। पक्का, तो बेटा देखा जाए तो मैं उन परचेजेस के लिए लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने उसको कोई अथॉरिटी दी ही नहीं थी। लेकिन अगर मैं प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट को क्या कर देता हूं बेटा, रैटिफाई, मतलब मैं प्रिटेंडेड एजेंट को यह कहता हूं, चल इस बार तूने मेरा नाम यूज करके परचेजेस कर ली, मैं उसकी पेमेंट करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो। पक्का, तो मैं उसके एक्ट को अगर रैटिफाई करने के लिए बेटा तैयार हूं, तो बेटा उसके एक्ट के लिए मुझे लायबल माना जाएगा, नहीं तो मैं लायबल नहीं हूंगा। तो याद रखना, प्रिटेंडेड एजेंट वो है जो ऑल्दो मेरा एजेंट नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने कि मैं इसका क्या हूं, एजेंट हूं। तो अगर वो मेरे बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं होता हूं, अनटिल और अनलेस मैं उसके उस एक्ट को क्या करूं बेटा, रैटिफाई करूं। ठीक है बेटा, बाकी बचे दो एजेंट्स और हैं जो थोड़ा सा हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करता हूं, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट। तो बेटा जितना हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा, मेरे ख्याल से बच्चे सारा क्लियर हुआ। पक्का, चलो बेटा बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। टिल देन थैंक्स।